अभी मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो। हेलो। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, कैन यू सी माई स्क्रीन? हेलो। हेलो रहमान, कैन यू सी माई स्क्रीन? हेलो। Yeah. हेलो, कैन यू सी माई स्क्रीन? हेलो, कैन यू सी माई स्क्रीन? बड़ा बनाना है। हेलो। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी। रहमान। हेलो। हाँ सर। हाँ, मुझे बताओ अभी तुम क्या कर रहे हो? मतलब अभी क्या काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, स्टडीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं सर, अब जॉब नहीं कर रहे। अच्छा, जॉब कर रहे हो। कहाँ पर, मतलब क्या जॉब कर रहे हो? नहीं सर, अब नहीं कर रहे। कहाँ पर? अभी हम जॉब नहीं कर रहे सर। अच्छा, तो अभी हम्म। डिजिटल मार्केटिंग सीख के क्या करना है? मतलब कुछ सोचा होगा ना, आई मीन कि ये डिजिटल मार्केटिंग करना है और कुछ जॉब में या काम के अंदर काम करना है या कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ सोचा होगा और फिर बाद में डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन किया होगा। कनेक्ट। आपका आवाज़ नहीं आ रहा है बराबर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हेलो। हाँ, बोलो। हाँ सर, क्या बोल। ठीक है। अ, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हमारा पहला मॉड्यूल है। सर्च जी। इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कुछ पता है? नहीं सर। ओके। कुछ अच्छा, अभी हम आज का मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारा पहला मॉड्यूल है। तो जब भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तभी ही अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करना। अभी मैंने म्यूट किया हुआ है। तो जब भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तभी पूछ सकते हो। तो मुझे ये जानना है कि ये लेक्चर हिंदी में चलेगा या इंग्लिश में भी चलेगा?
हिंदी में। हाँ जी। हिंदी में। ओके ठीक है। तो ठीक है, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हमारा पहला मॉड्यूल है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम पूरा सर्च इंजन के बारे में स्टडी करेंगे कि सर्च इंजन होता क्या है और उसके अंदर हम हमारी वेबसाइट कैसे ला सकते हैं। अभी जैसे हमें कभी भी कुछ सर्च करना है तो हम सर्च इंजन के अंदर सर्च करते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट हमें दिखाई देती है। तो वो सारी वेबसाइट उसके अंदर कैसे आती है, ये मॉड्यूल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये हम सीखेंगे आज। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि जैसे सर्च इंजन होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पेपर क्लिक क्या होता है, सर्च इंजन क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कीवर्ड कंटेंट क्या होता है, तो और कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो search engine optimization is revolving all the efforts trying to get a website show up or increase rank with search engine results page। मतलब हम जो भी मेहनत करते हैं हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन में लाने के लिए, ये वो प्रोसेस को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। कुछ ना समझ में आए तो मुझे बताना, मैं वापस रिपीट करूँगा। तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन के अंदर लाने का जो प्रोसेस है उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। फिर ये होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज कि जब भी हम गूगल के अंदर कुछ भी सर्च करते हैं, हम कुछ भी टाइप करते हैं, हम कुछ भी सर्च करेंगे तो हमें बहुत सारा रिजल्ट मिलेगा। तो वो जो रिजल्ट का जो पेज है उसको हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। फिर बाद में अभी यहाँ पर दो किस्म के रिजल्ट मिलते हैं। एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रिजल्ट मिलता है ये वाला, और दूसरा होता है पेपर क्लिक। मतलब ये एडवर्टाइजमेंट है, ये ऑर्गेनिक वाला नहीं है, लोगों ने मेहनत करके यहाँ पर नहीं लेके आए ये रिजल्ट जो है, वो मेहनत करके एफर्ट डाल के यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है। तो ये पेड सर्च इंजन है। मतलब जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट देता हूँ तो यहाँ पर गूगल में भी लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो ये भी हम सीखेंगे, जब भी हम गूगल एडवर्ड्स का मॉड्यूल आएगा तभी हम ये सीखेंगे। तो ये होता है पेपर क्लिक। तो ये एडवर्टाइजमेंट है और ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है। तो ये डिफरेंस है। तो एसईओ के अंदर हमें कुछ पैसे नहीं देने पड़ते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सारा एफर्ट्स देना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और टाइम देना पड़ता है, तभी हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आती है। और यहाँ पर पेड पेपर क्लिक के अंदर हमें कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ टाइम की ज़रूरत नहीं है। हम पैसा भरेंगे तो हमारी एडवर्टाइजमेंट तुरंत 2 घंटे के अंदर यहाँ पर आ सकती है। तो ये डिफरेंस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पीपीसी यानी कि पेपर क्लिक के बारे में। अभी सर्च इंजन क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम कुछ भी सर्च करते हैं और उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हमें मिलता है। तो हमें जो रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो सर्च इंजन के अंदर। तो वैसे बहुत सारे सर्च इंजन्स अवेलेबल है, जैसे गूगल है, याहू है, एमएसएन है, आस्क है, एओएल है, और भी हज़ारों टाइप के सर्च इंजन्स है। लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर हम सब कुछ गूगल के बारे में, गूगल के सर्च इंजन्स के बारे में और गूगल के मॉड्यूल्स हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि गूगल ही सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। आज ज़्यादातर लोग गूगल ही यूज़ करते हैं, इसके लिए हम सारे मॉड्यूल्स जो है वो गूगल के देखेंगे, सारे एप्लीकेशंस गूगल के देखेंगे, और सर्च इंजन भी हम गूगल का ही देखेंगे। तो ये होते हैं सर्च इंजन। अभी सर्च इंजन कैसे काम करता है, सर्च इंजन के मेन कंपोनेंट्स क्या है, वो काम कैसे करता है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। अभी जैसे सबसे पहले अगर हमें गाड़ी चलानी है तो सबसे पहले हमें गाड़ी सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में ही हम गाड़ी चला सकते हैं। वैसे ही अगर हमें हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर ऐड करनी है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि सर्च इंजन काम कैसे करता है और उसके अंदर किस तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। ये पता करने के बाद में ही हम हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है स्पाइडर।
तो स्पाइडर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उसका काम है पूरा इंटरनेट के ऊपर जाकर जितने भी वेबसाइट है उसकी लिंक्स कलेक्ट करना, उनकी लिंक्स इकट्ठा करना और सर्च इंजन के डेटाबेस के अंदर ऐड करना। तो इससे क्या होगा कि जितने भी साइट्स है, आज जो भी साइट्स ऑनलाइन गए हैं, मतलब रोज हजारों वेबसाइट ऑनलाइन जाते हैं, तो आज के डेट के अंदर जितने भी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर अपलोड हुए हैं और जो भी कंटेंट अपलोड हुआ है वो सारा कंटेंट का लिंक्स जो है वो सर्च इंजन कलेक्ट करता है और सर्च इंजन के डेटाबेस के अंदर ऐड करता है। और ये जो स्पाइडर होता है उसको हम रोबोट भी बोलते हैं, रोबोट भी वो बोलते हैं और क्रॉलर भी बोलते हैं, तो उसके बहुत सारे नाम है। तो हर एक सर्च इंजन के रोबोट्स का अलग अलग नाम होता है, जैसे गूगल के सर्च इंजन बॉट का नाम है गूगल बॉट। तो ये गूगल बॉट सारा इंटरनेट के ऊपर जाकर सारे सर्च इंजन्स के वेबसाइट्स के लिंक जो है वो कलेक्ट करके सर्च इंजन के डेटाबेस के अंदर ऐड करता है। फिर दूसरा प्रोसेस है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि अ, वो सारे जितने भी वेबसाइट्स अपलोड हुए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स ढूंढता है, मतलब उसके पेजेस ढूंढता है, तो उनके पेजेस कलेक्ट करके हम लोग उसके अंदर वो जितने भी कंटेंट है वो कंटेंट पूरा इकट्ठा करके डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। पहले के अंदर लिंक्स कलेक्ट करता है, दूसरे के अंदर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है। अभी कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है, वो पेजेस कलेक्ट करता है, टेक्स्ट कंटेंट कलेक्ट करता है, फिर इमेजेस कलेक्ट करता है, वीडियो कलेक्ट करता है, फिर पीडीएफ कलेक्ट करता है, मतलब कुछ भी हम लोग अपलोड करेंगे वो कंटेंट इकट्ठा करता है। अगर हमने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट भी ऐड किया तो वो भी कलेक्ट करता है। तो ये प्रोसेस का नाम है क्रॉलिंग। और फिर इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है वो सारे पेजेस जो कलेक्ट किए हैं उनको एक डेटाबेस के अंदर ऐड करना। मतलब एक लाइब्रेरी के अंदर कैसे बुक्स सभी अलग अलग सेक्शंस के अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर स्टोर की जाती है, वैसे ही इंडेक्सिंग प्रोसेस के अंदर ये सारे पेजेस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं, ताकि जब भी कोई लोग सर्च करे कोई भी कीवर्ड से, तभी वो वही रिलेटेड कंटेंट जो है वो सर्च इंजन के अंदर वही वेबसाइट्स उसके अंदर दिखाई देती है। तो ये प्रोसेस होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। अभी जब ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है, पेजेस कलेक्ट करता है, टेक्स्ट कंटेंट कलेक्ट करता है, तो वो किस तरीके का कंटेंट कलेक्ट करता है। अभी ये जो बॉट है वो ओरिजिनल कंटेंट कलेक्ट करता है, मतलब वो डुप्लीकेट कंटेंट या कॉपी किया हुआ कंटेंट कलेक्ट नहीं करता है। अभी जैसे वो कोई वेबसाइट पे आया और उसने देखा कि ये वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है वो दूसरी वेबसाइट से सब कॉपी करके वेबसाइट बनाया हुआ है, तो वो वेबसाइट को छोड़ देगा। इसके अंदर ओरिजिनल कंटेंट ही चाहिए गूगल को। अगर हमने किसी का कंटेंट कॉपी करके हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड किया तो हमारी वेबसाइट कभी भी सर्च इंजन के अंदर नहीं आ सकती है। इसके लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो कंटेंट है वो ओरिजिनल हो, मतलब हम खुद बनाएंगे वो कंटेंट, हमें खुद बनाना पड़े चाहिए वो कंटेंट हमारी वेबसाइट के लिए, हमें किधर से भी कॉपी कुछ भी कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये प्रोसेस होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, सर्च इंजन के अंदर हमारी वेबसाइट कैसे आती है उसके बारे में। अभी जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं कि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर कैसे आती है, तो इसके अंदर सबसे पहला होता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं जो मीट करने पड़ते हैं सर्च इंजन के अंदर हमारी वेबसाइट लाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे टाइटल टैग। तो ये टाइटल टैग क्या होता है कि जो भी हमारी वेबसाइट का नाम होता है, अभी जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर मैं गूगल ओपन करके बताता हूँ। अ, तो हम गूगल में जाते हैं यहाँ पर और मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर ये जो है, अभी जैसे ये ब्लू कलर का जो लेटर है इसको हम टाइटल बोलते हैं, ये पेज का भी टाइटल होता है, तो इसको हम टाइटल बोलते हैं। तो यहाँ पर टाइटल टैग्स, तो इसके अंदर हमारा जो मेन कीवर्ड है,
तो सबसे पहले मैं थोड़ा कीवर्ड के बारे में बता देता हूँ कि कीवर्ड हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कैसे यूज़ करना है और ये सब जगह पर हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले होता है कीवर्ड। तो जैसे अभी यहाँ पर मैंने बोला है कि टाइटल टैग यूज़ करना है, तो टाइटल टैग कैसे यूज़ करना है। अभी आज मुझे कोई भी किसी चीज़ के बारे में कुछ पेज बनाना है या कुछ कंटेंट लिखना है, कि चलो मुझे कंटेंट लिखना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक पेज लिखना है, एक ब्लॉग लिखना है। तो ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। तो मतलब किसके बारे में लिखना है, तो मैं बोलूँगा डिजिटल मार्केटिंग, तो ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। तो प्राइमरी कीवर्ड मतलब जिससे लोग सर्च करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कीवर्ड, या फिर उसको फोकस कीवर्ड बोलते हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे बताना। ओके। तो ये होता है प्राइमरी कीवर्ड। तो ये जो प्राइमरी कीवर्ड है मुझे सब जगह पर यूज़ करना है, ये अभी हम देखेंगे थोड़ी देर के अंदर। तो यहाँ पर ये जो टाइटल टैग है इसके अंदर भी मुझे प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है। तो ये अभी हम गूगल खोले हैं, तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ, तो ये प्राइमरी कीवर्ड में सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो ये टाइटल के अंदर डिजिटल मार्केटिंग है। ये देखो यहाँ पर भी टाइटल के अंदर डिजिटल मार्केटिंग है। यहाँ पर दूसरा भी देखेंगे, इसके अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग है। मतलब ये कंडीशन अगर मीट नहीं हुआ तो मेरी वेबसाइट यहाँ पर सर्च इंजन के अंदर नहीं आएगी। तो ये टाइटल टैग के अंदर मुझे अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है। फिर होता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मुझे अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है। तो ये होता है डिस्क्रिप्शन, जो टाइटल के नीचे जो टेक्स्ट आता है उसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देखो, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्राइम डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है। तो इसके लिए तो मतलब इस तरीके से हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए, टाइटल में भी होना चाहिए, और फिर यूआरएल। यूआरएल का मतलब ये जो लिंक होता है, लिंक के अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग होना चाहिए। तो अभी मैं ये वेबसाइट खोल के देखता हूँ, तो देखते हैं इसके यूआरएल के अंदर वो कीवर्ड है कि नहीं। तो ये हमने पेज खोला, तो ये देखो यहाँ पर इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग, लिंक के अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है। अभी हम दूसरा लिंक चेक करते हैं, ये वाला लिंक चेक करते हैं। तो देखो इसके अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग है, बराबर है। तो अभी हम तीसरा कोई लिंक खोलते हैं, ये वाला। तो इसके अंदर भी देखो यहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग लिंक है। तो मतलब वो प्राइमरी कीवर्ड जो है वो टाइटल में होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, यहाँ पर लिंक के अंदर होना चाहिए, सब जगह पर हमारा प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। ये सब कंडीशन मीट होगा तभी हमारा वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आएगा। तो ये होना चाहिए। तो ये हमारा यूआरएल हो गया। और फिर साइट नेविगेशन। साइट नेविगेशन मतलब वेबसाइट के अंदर जो लिंक होता है, वो लिंक के अंदर भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड किधर न किधर होना चाहिए। और फिर बाद में यहाँ पर साइट मैप और रोबोट डॉट टेक्स्ट मैं बाद में समझाता हूँ, पहले इमेजेस देखते हैं। तो जो इमेजेस होते हैं, तो इमेजेस के अंदर भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। तो इमेजेस के अंदर हमारा प्राइमरी कीवर्ड कैसे आएगा, इमेज तो इमेज होता है। अभी इमेज के अंदर ऊपर तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, और अगर लिखेंगे तो वो गूगल बॉट कैसे रीड कर पाएगा। अभी सॉफ्टवेयर इमेज को तो रीड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा इमेज है उसका जो नाम है, वो नाम को हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ये लिंक इंस्टाग्राम, गूगल ऑटो ऑटो कंप्लीट, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारे प्रॉपरली नाम दिए गए हैं हर एक इमेज के। तो इसके अंदर हमें इमेज का नाम देना है, तो इसके अंदर भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग दिया हुआ है, तो जब लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेंगे तो इमेज के अंदर ये डिजिटल मार्केटिंग इमेज भी आएगा, हमारा इमेज भी आएगा, जिसके जिसके थ्रू हमारे जब लोग सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, तभी हमारा वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर दिखाई देगा।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी प्राइमरी कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। और फिर होता है हेडिंग। तो अभी हेडिंग क्या होता है? हेडिंग का मतलब होता है कि हम जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं उसके अंदर कुछ भी हेडिंग होता है तो वो हेडिंग के अंदर भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। तो अभी जैसे ये देखो, ये वाला हेडिंग है, तो ये हेडिंग के अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो भी हेडिंग होता है, देखो ये भी हेडिंग है तो इसके अंदर भी देखो डिजिटल मार्केटिंग है। अभी ये है, ये भी हेडिंग है, तो ये हेडिंग के अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग है। मतलब लोग इसको फॉलो करते हैं, मतलब ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो कोई यूज़ नहीं करता था। अभी गूगल जो भी बोल रहा है तो वो सब कुछ लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ये हेडिंग के अंदर भी हमें प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है। फिर कीवर्ड यूजेज, अभी जैसे मैंने अगर मैं कोई कंटेंट बनाता हूँ, अभी जैसे मैंने बोला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मुझे एक पेज लिखना है या एक ब्लॉग लिखना है, तो मुझे ये मान लो कि मेरा जो ब्लॉग है वो 500 वर्ड्स का है। 500 वर्ड्स का मैंने एक ब्लॉग लिखा है। तो ये जो कीवर्ड है, ये मुझे वो ब्लॉग के अंदर कितनी बार यूज़ करना पड़ेगा तभी मेरा वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आएगा। तो गूगल के हिसाब से हमें 2 to 3% ऑफ दी कंटेंट हमें यूज़ करना है। 2 to 3% मतलब अगर 500 वर्ड्स का है तो 500 का 3% कितना हो गया? 15। तो मतलब मुझे मेरा कीवर्ड जो है वो 15 टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड है, ये डिजिटल मार्केटिंग जो यहाँ पर ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड मुझे अपने पैराग्राफ के अंदर 15 बार लिखना पड़ेगा तभी उसका क्राइटेरिया फुलफिल होगा, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये कीवर्ड यूजेज है। और फिर ये कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये कितने नज़दीक है या कितने दूर दूर हमने लिखा है। अभी जैसे यहाँ पर ये वेबसाइट है, तो यहाँ पर ये वेबसाइट के अंदर देखो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग यूज़ किया हुआ है। फिर ये एक पैराग्राफ में एक ही बार यूज़ किया हुआ है, बराबर है। फिर दूसरे पैराग्राफ में है, फिर यहाँ पर तीसरे पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर ये लिखा होगा। तो इस तरीके से देखो, ये फिर यहाँ पर लिखा होगा, फिर यहाँ पर है। तो मतलब मुझे एक ही पैराग्राफ के अंदर 15 बार ख़त्म करना ही करना है, मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक यूनिफॉर्मली यूज़ करना है। मतलब मुझे एवरेज उसको सब अलग अलग जगह पर मुझे प्लेस करना है, एक ही पैराग्राफ के अंदर मुझे 15 बार यूज़ करके ख़त्म नहीं करना है। अगर ऐसा मैंने किया तो मेरा मुझे पेनल्टी लगेगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर पेनल्टी लगेगा। तो वो मुझे नहीं करना है, मुझे यूनिफॉर्मली यूज़ करना है। यूनिफॉर्मली मतलब एक मैंने अगर ये एक पैराग्राफ में यूज़ कर लिया, फिर दूसरे पैराग्राफ में यूज़ किया, फिर तीसरे पैराग्राफ में यूज़ किया, फिर चौथे पैराग्राफ में यूज़ किया, ऐसा मुझे पूरे पेज के अंदर अलग अलग जगह पर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कीवर्ड को। उस तरीके से मुझे अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है ताकि स्टार्ट से लेके एंड तक मैं अपना कंटेंट क्रिएट कर सकूं। तो इस तरीके से हम लोग हमारा कीवर्ड का डेंसिटी हम लोग यूज़ करते हैं। और फिर बाद में आता है मोबाइल एसईओ। तो मोबाइल एसईओ का मतलब क्या होता है कि हमें जो है अभी जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गूगल के अंदर, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो हमें मोबाइल के लिए भी एसईओ करना पड़ेगा। आज मैं यहाँ पर, ये गूगल सर्च इंजन है, यहाँ पर मैं टाइप करके भी मैं कुछ सर्च कर सकता हूँ, या दूसरा ऑप्शन यहाँ पर माइक्रोफोन है तो ये वॉइस से भी मैं सर्च करता हूँ। मतलब डेस्कटॉप के अंदर मैं दो तरीके से मैं सर्च कर सकता हूँ और मोबाइल के अंदर भी मैं दो तरीके से सर्च कर सकता हूँ, टाइप करके या बोल के। ये चारों चार का रिज़ल्ट अलग अलग हो सकता है अगर मैंने मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं किया मेरा कंटेंट को। तो अभी मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास वेबसाइट के अंदर कुछ प्लगइन्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। अभी प्लगइन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम हमारी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। और हम लोग जब वेबसाइट बनाएंगे तभी उसके अंदर पता चलेगा कि ये सारा चीज़ कैसे काम करता है।
तो इस तरीके से हमें मोबाइल एसईओ के लिए भी हमें काम करना है। तो वो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा काम है वो सिर्फ हम लोग ये स्लाइड्स में नहीं बताऊंगा, हम लोग प्रैक्टिकली ये सब काम करेंगे, ये सब चीज़ मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। ये तो आज का ये सेशन जो है, ये सबसे पहले तो हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पहले पूरा समझना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर मैं स्लाइड्स बता रहा हूँ, लेकिन अगले सेशन से अभी जैसे हमारा नेक्स्ट सेशन फ्राइडे को है, तो फ्राइडे को हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकली करेंगे। हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर कंटेंट ऐड करेंगे, और ये जो एक एक चीज़ हमने देखी है वो एक एक चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो ये है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। फिर दूसरी चीज़ होती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये दोनों ऑप्टिमाइजेशन का डिफरेंस क्या है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है हम जो भी काम हमारी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, तो अगर हम हमारी वेबसाइट के पेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं या हमारी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसको ऑन पेज काम करते, वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमारी वेबसाइट का प्रमोशन दूसरी वेबसाइट के ऊपर जब हम करते हैं, उसको हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो अभी हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पर करते हैं, जैसे डायरेक्टरी सबमिशन। जैसे अभी आप लोग को मालूम रहेगा कि जस्ट डायल नाम की वेबसाइट है, उस वो डायरेक्टरी वेबसाइट है, तो जिसके अंदर हमारे बिजनेस हम लोग ऐड कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्टर्स इंडिया है, ट्रेड इंडिया है, इंडिया मार्ट है, ऐसी बहुत सारी डायरेक्टरी की वेबसाइट है जिसके अंदर हम हमारी वेबसाइट को रजिस्टर करते हैं, हमारा बिजनेस को रजिस्टर करते हैं, उसके अंदर सारा डिटेल हम लोग ऐड करते हैं। तो ये जो चीज़ हम लोग करते हैं उसको हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। फिर सर्च इंजन के अंदर हमारी वेबसाइट ऐड करते हैं, वो भी हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर हम लोग कैसे ऐड करते हैं। फिर ब्लॉग और आर्टिकल सबमिशन करते हैं, तो ब्लॉग्स हम लोग कैसे लिखते हैं, आर्टिकल हम लोग कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे इसके अंदर। तो ये सारा जो चीज़ होता है उसको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। फिर सोशल बुकमार्किंग और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। अभी जैसे मैं सोशल मीडिया का यूज़ करता हूँ, अभी आज की डेट के अंदर सब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ भी कंटेंट पोस्ट करना है तो सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करते हैं। क्यों सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो अगर मुझे अपनी कोई चीज़ बेचनी है या मुझे प्रमोट करनी है, तो मैं सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर ही जाऊंगा, फेसबुक के ऊपर जाऊंगा, इंस्टाग्राम के ऊपर जाऊंगा, यूट्यूब के ऊपर जाऊंगा, फिर लिंक्डइन है, ट्विटर है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है। तो इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स हम लोग देखने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। फिर फ्री क्लासिफाइड, अभी जैसे OLX एंड क्विकर का तो नाम सुना होगा। तो उसके अंदर OLX एंड क्विकर जैसी भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर हम हमारा एडवर्टाइजमेंट प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पर भी हम हमारा लिंक पोस्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग हमारा कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, उसको हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। सबमिशन तो प्रेस रिलीज सबमिशन, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर हम लोग प्रेस रिलीज कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर हम लोग कैसे जो आर्टिकल्स आते हैं, तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल जैसे उसको ऑनलाइन के अंदर उसको प्रेस रिलीज बोलते हैं, तो प्रेस रिलीज हम लोग कर सकते हैं। और बैकलिंक्स, बैकलिंक बिल्डिंग, तो बैकलिंक बिल्डिंग मतलब हर एक वेबसाइट के ऊपर हमारी वेबसाइट का यूआरएल हम लोग ऐड करते हैं। मतलब हमारी वेबसाइट का यूआरएल हम लोग प्लेस करेंगे, तो वो वेबसाइट के जितने भी लोग हैं, उसके ऑडियंस है, उसको वो लोग सारे हमारी वेबसाइट को देखकर उसके ऊपर क्लिक करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और हमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और हमें बिजनेस मिलेगा। तो बैकलिंक बिल्डिंग जो प्रोसेस है वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है। मतलब सब जगह पर ये जितने भी हमने देखे, डायरेक्टरी सबमिशन है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ब्लॉग है, सोशल नेटवर्किंग, ये सब जगह पर हम लोग बैकलिंक बिल्डिंग का प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ जो होती है वो हम लोग ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर करते हैं। फिर इसके अंदर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, तो ये सब डिटेल में हम लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तभी हम लोग देख सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसको हम सर्च इंजन के लिए हम लोग किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वो हमें
सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी ये सब कंटेंट हमें ऐड करने से पहले सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि एक वेबसाइट हम लोग कैसे बनाते हैं, एक ब्लॉग की वेबसाइट। हम लोग वर्डप्रेस सीखेंगे जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और उसके अंदर कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि एक वेबसाइट बना के उसके अंदर सारा कंटेंट हम लोग ऐड करेंगे। तो अभी तक मैंने जो भी बताया है उसके अंदर कुछ डाउट वगैरह कुछ रहेगा तो मुझे पूछ सकते हो, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हो और मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि कोई चीज़ समझ में आई ना आई ऐसी, तो मुझे पूछ सकते हो। हेलो। हम्म। हम्म। तो ऐसी कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो। ऐसा कुछ समझ में, आपका आवाज़ सर नहीं वो आ रहा इंग्लिश बराबर। वाला ग्रामर कर रहे हैं ऑन पेज। हाँ, ऑन पेज में। सर ऑन पेज में इमेजेस। हाँ बोलो। सर इमेजेस मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही है आप लोग की, बहुत जन की आवाज़ आ रही है। कितने लोग बैठे वहाँ पर? क्या? तो लास्ट में बैठे वाट ओके, तो अभी तक मैंने जो भी समझाया वो बराबर समझ में आ गया बराबर? ओके ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो है जी। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेटा टाइटल, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लैंग्वेज के अंदर जो टाइटल होता है हम उसको मेटा टाइटल बोलते हैं। ये जैसे अभी यहाँ पर हमने सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग, तो इसके अंदर जो ब्लू कलर का जो टाइटल आता है, ये जो टाइटल को होता है उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लैंग्वेज के अंदर हम लोग उसको मेटा टाइटल बोलते हैं। और मेटा टैग्स जो कीवर्ड होते हैं जो जिससे हम सर्च करते हैं, जैसे ये हमने इससे सर्च किया तो ये मेटा टैग हो गया। और फिर डिस्क्रिप्शन, उसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, तो ये जो है इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये सर्च इंजन यानी कि एसईओ के लैंग्वेज के अंदर उसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये टाइटल हो गया, फिर यहाँ पर ये मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, और फिर यहाँ पर यूआरएल हो गया, तो इसको मेटा यूआरएल भी बोल सकते हैं। फिर बाद में मैंने बताया कि हम साइट मैप और यहाँ पर साइट मैप और रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल हम लोग बाद में करते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि ये साइट मैप और एक्सएमएल, ये रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल होता क्या है। अभी जैसे मेरी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस है, तो वो बहुत सारी पेजेस का एक कलेक्शन फाइल होता है। एक फाइल के अंदर सारे लिंक्स लिखे हुए थे, तो मैं बताता हूँ वो सारे, मैं एक फाइल निकाल के बताता हूँ कि वो एक्सएमएल फाइल होती कैसी है। जैसे ये साइट मैप है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट के अंदर के सारे लिंक्स यहाँ पर है, यहाँ पर कम से कम 800 लिंक है। तो ये सारे लिंक्स हमें एक फाइल बना के उसके अंदर सारे लिंक्स ऐड करने होते हैं, और हम हमारी वेबसाइट के अंदर प्लेस कर देते हैं, हमारे सर्वर के ऊपर प्लेस करते हैं, हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड नहीं करते। अभी मतलब ये फाइल बनाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सब मैन्युअली प्रोग्रामिंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिखाऊंगा कि ये फाइल कैसे बनाते हैं। अभी ये फाइल हम लोग क्यों बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि इसके अंदर हमारी वेबसाइट के सारे लिंक्स है। तो ये देखो, ये एक लिंक है, फिर ये दूसरा लिंक है, फिर ये तीसरा लिंक है, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स है। इसके ये फाइल के अंदर करीबन 800 लिंक्स है।
तो ये एक कलेक्शन ऑफ फाइल हो गया। दूसरा फाइल जो होता है रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल, तो ये हमने बोला कि ये हम लोग बाद में करते हैं, तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये साइट मैप और ये एक्सएमएल साइट मैप और ये रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल। तो रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल क्या होता है कि मैंने सबसे पहले क्या बताया कि सर्च इंजन के जो बॉट्स होते हैं, जो गूगल बॉट होते हैं, जो स्पाइडर होते हैं, वो सारा इंटरनेट के ऊपर जाके सारे लिंक्स कलेक्ट करते हैं, सारे पेजेस कलेक्ट करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो वो अपना फाइल ढूंढेंगे। मतलब ये जो रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल मैंने बनाई है वो मेरी वेबसाइट पर ढूंढेगा। अगर उसको ये फाइल मिल गई तो वो फाइल ओपन करके सबसे पहला लाइन रीड करेगा। उसके अंदर लिखा है यूज़र एजेंट स्टार। तो यूज़र एजेंट स्टार मतलब सारे सर्च इंजन, यहाँ पर स्टार मतलब सारे सर्च इंजन। अगर मुझे सिर्फ गूगल सर्च इंजन के अंदर ही मेरा कंटेंट ऐड करना है, दूसरी कोई सर्च इंजन के अंदर मुझे ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ गूगल बॉट लिखूंगा, यूज़र एजेंट गूगल बॉट। फिर अगर याहू का बॉट आएगा तो वो बोलेगा कि हाँ इसके अंदर मुझे परमिशन नहीं है। तो इसके लिए हमें तो हमारा कंटेंट सारे सर्च इंजन के अंदर चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग स्टार लिखेंगे, यूज़र एजेंट स्टार। मतलब वो पहला लाइन रीड करेगा और बोलेगा कि हाँ ये वेबसाइट मेरे लिए भी ओपन है, मैं इसका कंटेंट कलेक्ट करने की परमिशन है मुझे। और फिर दूसरा लाइन पड़ेगा अलाउ, अलाउ स्लैश। स्लैश मतलब होम डायरेक्टरी। तो इसके अंदर क्या लिखा है कि होम डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल है वो सारे के सारे फाइल मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। फिर तीसरा लाइन पड़ेगा डिसअलाउ स्लैश डब्ल्यू पी एडमिन। मतलब इसके अंदर कोई डायरेक्टरी या कोई फाइल ऐसी हो सकती है जो हमें परमिशन नहीं देनी है। मतलब मान लो कि प्राइवेट फोल्डर है हमारे फैमिली फोटोग्राफ से जो मुझे दुनिया को नहीं दिखाने, तो मैं उसको डिसअलाउ करूँगा। तो वो डायरेक्टरी का नाम मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो वो डायरेक्टरी को वो टच नहीं करेगा, तो ये डिसअलाउ। और फिर वो चौथा लाइन पड़ेगा साइट मैप। साइट मैप का यूआरएल हम लोग ऐड करेंगे ताकि उसको पता चले कि साइट मैप ये लोकेशन पर है। फिर वो क्या करेगा, ये फाइल बंद करके सीधा साइट मैप डॉट एक्सएमएल पर जाएगा और इसके अंदर जितने भी लिंक्स है वो सारे लिंक्स के अंदर से डेटा कलेक्ट करके वो सर्च इंजन डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा। तो अभी ये दो फाइल का मतलब क्या होता है कि ये जो दो फाइल है ये कम्युनिकेशन फाइल है। वेबसाइट और गूगल के बीच में कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने की ये फाइल है। कि मतलब जैसे अगर हम थिएटर में पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो हमें टिकट दिखानी पड़ती है, टिकट दिखाएंगे तो ही हमें एंट्री मिलती है। तो ये दो फाइल है ना, ये उसी तरीके से काम करती है कि गूगल बॉट के वो हमारी वेबसाइट के अंदर आने के लिए रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल हमें मिल रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल हमें उससे बात करती है और उसके अंदर अगर लिखा रहेगा कि सारे सर्च इंजन्स अलाउड है तो वो अंदर आ सकता है। और फिर उसके अंदर जब एक्सएमएल फाइल का लोकेशन मिलता है तो रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल बंद करके वो सीधा साइट मैप फाइल के अंदर जाके ये सारे यूआरएल से डेटा कलेक्ट करके सर्च इंजन के अंदर ऐड कर देगा। और एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर जैसे बुक्स को अरेंज करते हैं वैसे हमारे लिंक्स को भी ऐड कर देंगे, ताकि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सर्च करेगा या कोई मेरा नाम सर्च करेगा या मेरी कंपनी का नाम सर्च करेगा तो उसको ये वेबसाइट दिखाई देगी। तो उसी तरीके से उसको अरेंज करेगा। तो ये होता है कम्युनिकेशन फाइल। ये दोनों वेबसाइट और सर्च इंजन के अंदर बात करने का जो ये ज़रिया है वो ये दो फाइल है। अगर ये दो फाइल नहीं ऐड करते हम लोग, वैसे कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर हम ये फाइल ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें जो कंटेंट चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी कंटेंट है गूगल सर्च इंजन अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करके सर्च इंजन में डिस्प्ले कर देगा। फिर चाहे वो कंटेंट हमें चाहिए या नहीं चाहिए वो सब कुछ बराबर दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये फाइल काम करता है। फिर इमेजेस।
तो हमें हमारे कंटेंट के अंदर इमेजेस यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट यूज़ करना है, क्योंकि लोगों को सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट पसंद नहीं है। लोगों को इमेजेस भी देखना पसंद है, क्योंकि अगर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं और उसके बारे में अगर कुछ इमेजेस दिखाई दे तो लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा और लोगों को कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। इसके लिए हमें इमेजेस को यूज़ करने हैं, और इमेजेस भी जैसे मैंने बताया उस तरीके से कि इमेज का एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। हमें कुछ भी नाम नहीं देना है, जैसे 1.jpg और 2.png ऐसा कुछ नाम नहीं देना है। अभी जैसे अगर वो इमेज डिजिटल मार्केटिंग का है तो वो इमेज का नाम होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग डॉट जेपीजी या डिजिटल मार्केटिंग डॉट पीएनजी, वो जो भी है वो चलेगा। लेकिन उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए, क्योंकि जब हम सर्च इंजन में सर्च करते हैं, जैसे अगर मैं सर्च करूँगा चॉकलेट केक तो मुझे सिर्फ चॉकलेट केक के ही इमेजेस आएंगे। अभी वो गूगल सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि ये सारे इमेजेस जो है या जो भी ये पेजेस है वो चॉकलेट केक के ही है? लेकिन वो सही तरीके से हमें बताता है ना कि ये सारे चॉकलेट केक्स के बारे के पेजेस ही हमें दिखाई देगा या सारे इमेजेस ही हमें दिखाई देंगे, क्योंकि लोगों ने उस तरीके से यूज़ किया हुआ है, इमेजेस का नाम दिया हुआ है, इसीलिए तो वो यहाँ पर है। तो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब एक एक के बाद में एक कैसे ब्लॉक्स बैठते हैं और कैसे ये सब चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये सब प्रैक्टिकली जब हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो ये होता है इमेजेस। फिर बाद में हेडिंग्स। तो हेडिंग्स भी मैंने बताया कि हमें हेडिंग्स यूज़ करने हैं जिसके अंदर हमें प्राइमरी कीवर्ड वगैरह यूज़ करना है। जो हमने वो वेबसाइट के अंदर देखा था कि सभी हेडिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग यूज़ किया हुआ है। तो अभी हेडिंग्स बनाने का भी एक तरीका होता है, जिसके अंदर हम ऐसा नहीं है कि हम ये जो हेडिंग है यहाँ पर ये हेडिंग को मैंने बोल्ड कर दिया और उसका साइज़ बड़ा कर दिया तो वो हेडिंग हो गया, नहीं। जब गूगल बॉट हमारा कंटेंट रीड करता है तो वो वेबसाइट के अंदर जो हमें दिखाई देता है वो रीड नहीं करता है, वो बैकएंड का सोर्स कोड यूज़ करता है, मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है ना उसको रीड करता है। तो उसके अंदर हमने अगर ये टेक्स्ट को अगर हमने H1 H2 जो कोडिंग हमने यूज़ किया है वो कोडिंग अगर वहाँ पर लिखा है तो वो उसको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये टेक्स्ट है, ये सब चीज़ उसको पता चलता है। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर हेडिंग्स भी यूज़ करने हैं हमारे कंटेंट के अंदर। फिर रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल हमने देखा कि रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल क्या होता है कि एक एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल है जो फाइल स्टोर वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी के अंदर फाइल स्टोर किया जाता है। और it is used to hide date confidential data which we don't want to show or crawl। तो जो कंटेंट हमारा प्राइवेट डेटा है, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको हाइड करने के लिए हम लोग ये फाइल यूज़ करते हैं। मतलब वैसे तो वो सारा कंटेंट लेके जाता है, लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कि कुछ प्राइवेट फोल्डर है जो मुझे नहीं क्रॉल करवाने, जो लोगों को नहीं दिखाने, तो वो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। जैसे हमने डिसअलाउ यूज़ किया था, डिसअलाउड एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम या पेज का नाम, तो वो पेज का नाम हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ होता है रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर। फिर कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जो होता है तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पूरा जो खेल है वो पूरा कीवर्ड का खेल है। क्योंकि लोग गूगल के अंदर कुछ भी सर्च करेंगे तो ये सारी वेबसाइट आएगी, लेकिन आपकी वेबसाइट इसके अंदर कैसे आएगी, वो आपके कीवर्ड जो है वो उसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैं कौन से कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ, कौन से कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ये भी गूगल हमें बताएंगे। क्योंकि गूगल ने हमें एक टूल दिया है, गूगल कीवर्ड प्लानर, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है। अगर मैं कोई कीवर्ड यूज़ करता हूँ और बाद में मुझे पता चलता है कि ये पूरे महीने के अंदर किसी ने भी गूगल के अंदर ये कीवर्ड सर्च ही नहीं किया है, तो मेरी वेबसाइट कैसे आएगी? तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो हम गूगल सर्च इंजन के अंदर से हम पता कर सकते हैं कि गूगल के अंदर कौन सा कीवर्ड पूरे महीने के अंदर कितनी बार सर्च किया है।
तो उसके लिए गूगल ने हमें एक्सेस दिया हुआ है, हमें एक वेबसाइट दी हुई है। वो एप्लीकेशन के अंदर हमें पूरा पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड कितनी बार यूज़ किया हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा यूज़ किया है तो वो कीवर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे कंटेंट के अंदर, क्योंकि उसको लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अगर बहुत कम लोग यूज़ करते पूरे इंडिया के अंदर तो उसको यूज़ करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं वो कीवर्ड को। तो ये कीवर्ड का पूरा रिसर्च है जो हम आगे देखेंगे। फिर होता है कंटेंट एंड कंटेंट डेंसिटी। मतलब कंटेंट डेंसिटी इज द परसेंटेज ऑफ टाइम्स अ कीवर्ड अपीयर्स ऑन द वेब पेज। मतलब ये कितने परसेंट वो जो हमारा कंटेंट है, वो हमारा जो कीवर्ड है वो हमारे पेज के अंदर आना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था कि 3% जो है 3% वो कंटेंट हमारा यूज़ होना चाहिए। तो हमारा ऑप्टिमम कीवर्ड डेंसिटी शुड बी 3%। मतलब 500 वर्ड्स का हमारा पैराग्राफ है, 500 वर्ड का हमारा पेज है, तो हमें 15 बार वो यूज़ करना है। अगर 1000 वर्ड का पेज है तो हमें 30 बार यूज़ करना है, क्योंकि 3% ऑफ 1000 वो 30 होता है। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करके हमारा कंटेंट उतनी बार यूज़ करना है। अभी हमें इतनी बार क्यों यूज़ करना है? क्योंकि जब गूगल बॉट हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये पेज कौन से कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, इसको कौन से कीवर्ड के लिए उसको बनाया गया है। तो हम जो कीवर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे परसेंटेज वाइज, वही कीवर्ड गूगल की बॉट को पता चलेगा कि हाँ ये पेज के अंदर डिजिटल मार्केटिंग 15 बार यूज़ किया है, मतलब ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड है ये पेज के लिए। तो ये पेज को मैं गूगल डेटाबेस के अंदर इस तरीके से स्टोर करूँगा कि जब गूगल के अंदर जब कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा तो ये पेज सर्च इंजन के अंदर आना चाहिए, ऐसा गूगल बॉट कहेगा। तो ये जो होता है कीवर्ड डेंसिटी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें 15 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, जितना लंबा पेज है उतनी बार हमें वो कंटेंट यूज़ करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कीवर्ड कंटेंट, कीवर्ड एंड डेंसिटी जो होता है। फिर कीवर्ड रिसर्च जो होता है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, वो टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे। कितनी कितनी बार कोई कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, कितनी बार लोग सर्च करते हैं, कितनी बार वो कंटेंट में यूज़ करते हैं, ये सारा चीज़ हम वो टूल के ज़रिए हम पता करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग करेंगे, जिसके अंदर कौन सा कीवर्ड हमें यूज़ करना चाहिए। अगर मुझे कोई ब्लॉग लिखना है, अगर मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, तो उसके अंदर मुझे कौन से कीवर्ड यूज़ करने हैं। तो ये जो है ये कंटेंट लिखने से पहले ही मुझे पता करना होगा कि इसके अंदर मैं जो लिस्ट बनाऊंगा कि हाँ ये 5-6 कीवर्ड मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या गूगल उसको इम्पोर्टेंट मानता है कि नहीं, तो वो गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू मुझे पता चलेगा। अगर गूगल कीवर्ड प्लानर बोलता है कि हाँ आपने जो कीवर्ड सिलेक्ट किया है वो सही है, तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अगर उसके अंदर पता चला कि बहुत ही कम लोग सर्च करते हैं, तो फिर वो कीवर्ड यूज़ करके फ़ायदा नहीं है, तो फिर हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर कभी नहीं आ सकती। तो ये सारा चीज़ हम देखेंगे और सीखेंगे सर्च इंजन के कीवर्ड रिसर्च पार्ट के अंदर। फिर जैसे मैंने बताया कि ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम लोग डायरेक्टरी सबमिशन करते हैं, तो ये एक डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टरी इस तरीके से लिखी होती है जहाँ पर लोग कुछ भी सर्च करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारा कंटेंट इसके डायरेक्टरी के अंदर सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी डायरेक्टरी है जिसके अंदर हम लोग सबमिट कर सकते हैं। फिर सर्च इंजन सबमिशन करते हैं। फिर ये जो है ये सर्च इंजन के अंदर ऐसा फॉर्म आता है जिसके अंदर हमारी वेबसाइट का यूआरएल हम लोग ऐड करते हैं। फिर ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं, हमारा नाम टाइप करते हैं, फ़ोन नंबर ऐड करते हैं और फिर सबमिट करते हैं, तो हमारी वेबसाइट बहुत सारे सर्च इंजन्स के अंदर सबमिट हो जाती है।
फिर हम लोग यहाँ पर ब्लॉग्स एंड आर्टिकल सबमिशन, तो यहाँ पर ये ब्लॉग्स और आर्टिकल सबमिशन के कुछ वेबसाइट्स दी गई है। वैसे तो हज़ारों लाखों वेबसाइट्स है जो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली, के जब हमें पोस्ट करना है तो हमें पता चलेगा कि हाँ, ये सारी वेबसाइट्स के अंदर भी हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग एंड सबमिशन की वेबसाइट्स है। तो ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोग ये पोस्ट करते हैं। और उसके अंदर भी हमें हाई पेज ऑथोरिटी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करना है, क्योंकि हाई पेज रैंक वेबसाइट के अंदर पोस्ट करेंगे मतलब वो पॉजिटिव वेबसाइट्स है, वो स्पैम वाली वेबसाइट नहीं है। तो ये भी हम सीखेंगे कि ये हमें कैसे पता करेंगे कि ये पॉजिटिव वेबसाइट है, ये नेगेटिव वेबसाइट है। तो इसके लिए भी हमारे पास टूल्स है। तो हर एक चीज़ के लिए हमारे पास टूल्स है जिससे हम कुछ भी पता कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये कुछ और वेबसाइट्स है जहाँ पर हम लोग अपना आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी वेबसाइट्स हम पता करेंगे और उसके अंदर हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। फिर जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट है, जैसे रेडिट है, डिग है, टम्बलर है, लिंक्डइन है, क्वोरा है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, विमियो है। तो ये तो कुछ वेबसाइट्स है, तो ऐसी हज़ारों लाखों वेबसाइट्स है जहाँ पर हम हमारा कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो ये पोस्ट करने से काफ़ी अच्छा होगा कि लोग हमारा वेबसाइट्स देखेंगे और उसके ऊपर क्लिक करेंगे और लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये होता है सोशल बुकमार्किंग या सोशल मीडिया नेटवर्किंग। फिर प्रेस रिलीज़ की वेबसाइट्स भी दी गई है, यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स दी गई है। तो हम लोग भी देखेंगे कि कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग फ्री में प्रेस रिलीज सबमिट कर सकते हैं। तो ये भी कुछ वेबसाइट्स है। फिर बैकलिंक बिल्डिंग, तो बैकलिंक बिल्डिंग मतलब इनकमिंग लिंक्स। तो अगर मैं कोई लिंक के ऊपर क्लिक करके कोई भी एक लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आते हैं, उसको हम लोग बैकलिंक बोलते हैं या इनकमिंग लिंक्स बोलते हैं। मतलब मेरी वेबसाइट को वो पॉइंट करती है वो लिंक, मतलब मेरी वेबसाइट का ही लिंक है वहाँ पर। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स कैसे बनानी है वो हम सीखेंगे इसके अंदर। फिर मोबाइल एसईओ, तो मोबाइल एसईओ के अंदर तो बहुत सारे पैरामीटर्स है तो जो हम लोग सीखेंगे। जैसे कि एक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं वो मोबाइल के ऊपर भी परफेक्टली दिखाई देनी चाहिए, गूगल सर्च के अंदर भी परफेक्टली आना चाहिए, गूगल मैप्स के अंदर भी परफेक्टली आना चाहिए, गूगल नाउ के अंदर भी परफेक्टली आना चाहिए, गूगल प्ले स्टोर के अंदर अगर हम ऐप वगैरह बनाते हैं तो इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर के अंदर भी कैसे आ सकती है। ये सारा चीज़ जो है ये हम मोबाइल एसईओ के अंदर देखेंगे, ताकि जो हमारी वेबसाइट है वो मोबाइल डिवाइसेस के अलग अलग स्क्रीन के अंदर और लो बैंडविड्थ मतलब लो इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी हमारी वेबसाइट एकदम परफेक्टली दिखाई दे। तो ये सारा जो पैरामीटर होता है वो मोबाइल एसईओ के अंदर आता है। फिर यहाँ पर अप्रोच टू मोबाइल एसईओ। अभी मोबाइल एसईओ के अंदर भी बहुत सारा पैरामीटर्स होता है, जैसे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन या ऐप इंडेक्सिंग। तो अभी जैसे हमारे पास एंड्रॉयड है तो हम प्ले स्टोर की बात करेंगे, तो प्ले स्टोर के अंदर कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं कि प्ले स्टोर के अंदर भी लोग जब कुछ सर्च करते हैं तो बहुत सारे ऐप्स दिखाई देते हैं। तो अगर हमारे पास ऐप है और वो हम अगर अपलोड करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। और फिर अगर ऐप नहीं है और मोबाइल वेब है मतलब मोबाइल वेबसाइट है, जो वेबसाइट हम डेस्कटॉप के लिए बनाते हैं वही वेबसाइट हम मोबाइल के लिए भी देख सकते हैं। और वो वेबसाइट एकदम परफेक्टली दिखनी चाहिए, उसको हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बोलते हैं। अभी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब अभी हर एक मोबाइल तो एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग साइज़ का होता है। कोई 5 इंच का मोबाइल होता है, कोई 6 इंच का मोबाइल होता है, 7 इंच का टैबलेट होता है, 10 इंच का टैबलेट होता है, या 15 इंच का लैपटॉप होता है, या 32 इंच का टेलीविज़न के अंदर भी वेबसाइट हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब जगह पर परफेक्टली अगर हमारी वेबसाइट दिखाई देती है तो उसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बोलते हैं। और फिर हमारे पास एक प्लगइन होता है, जो मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर,
जिसका नाम है AMP। AMP का मतलब होता है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, मतलब हमारी जो वेबसाइट है वो एकदम स्पीड में काम करेंगे। एक्सेलरेटेड का मतलब ही स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है। तो वो हमारी वेबसाइट के जो पेजेस है वो मोबाइल डिवाइस के ऊपर भी एकदम स्पीड में काम करेंगे। तो ये होता है मोबाइल वेब। और फिर वॉइस सर्च, तो टेक्स्ट सर्च और वॉइस सर्च दोनों अलग अलग होता है। तो उसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्कीमा। तो वो सब हम यूज़ करेंगे और फिर लोकल एसईओ भी यूज़ करेंगे, ताकि जब लोग हमारा कंटेंट गूगल में सर्च करें तो वो अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो वो लोकल एसईओ बोलते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे। और फिर ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन और ऑन पेज प्ले स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, जब भी अगर हमारे पास कोई ऐप है तो उसको हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। तो ये सारा जो चीज़ है वो हम प्ले स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोग देखेंगे। तो ये सारा जो चीज़ होता है, ये सब चीज़ होता है अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। वैसे तो बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा। तो अभी जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मेरे ख्याल से फ्राइडे को हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। हाँ, ट्यूसडे एंड फ्राइडे 2 PM टू 4 PM। तो अभी जब हम फ्राइडे को देख मिलेंगे तभी हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकली चालू करेंगे। हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट से चालू करेंगे। आप लोग को कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी प्रोग्रामिंग मैं आपको एक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। उसके अंदर हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे, और कंटेंट ऐड करने के बाद में हम उसके ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे इसके ऊपर। तो ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आज इंट्रोडक्शन था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, एक बेसिक नॉलेज कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है और वो कैसे करते हैं। वो नेक्स्ट सेशन से हम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके लिए मिनिमम 4 घंटा लगता है। तो 2-2 घंटा हम लोग एक एक सेशन के अंदर करेंगे, तो मेरे ख्याल से 2 लेक्चर और लगेंगे उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मॉड्यूल पूरा करने के लिए। अगर ज़्यादा लगा तो भी कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और मैं आपको मेरी वेबसाइट, मेरा जो पोर्टल है जिसके अंदर ये सारे जो लेक्चर्स है ये सारे रिकॉर्डेड है, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर आपको आज का लेक्चर मान लो कि ख़त्म हो गया, तो उसके बाद में अगर आपको कुछ डाउट है तो आपको वापस रिवाइज करना है, तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। 26 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी है। नॉर्मली 20 लेक्चर्स का ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। तो उसके अंदर मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए, तो आप कोई भी लेक्चर देख सकते हो उसके अंदर। तो मैं आपके लॉगिन्स में क्रिएट करके मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, ताकि आप उसको रिवाइज कर सके। अगर आजकल के अंदर मुझे टाइम मिला तो आपका लॉगिन मैं क्रिएट करके मैं तुरंत दे दूंगा, तो उसके अंदर से भी आप सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे, तो राइट हैंड साइड के ऊपर सारे वीडियोस लोड होंगे, तो उसको आप क्लिक करके आप देख सकते हो, उसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो आप वो सारा चीज़ कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, तो मैं एक साथ में ज़्यादा कुछ आपके ऊपर मैं फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि धीरे धीरे सीखेंगे तो ही अच्छा है। भले थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन हम लोग आराम से सीखेंगे ताकि सब कुछ एकदम आराम से समझ में आए। जब भी हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर सब कुछ प्रैक्टिकली करने को चालू करेंगे तभी आप लोग को एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हाँ, सर ने ये बोला था, तो ये इस तरीके से काम करेंगे तो ये परफेक्टली इसी तरीके से हो रहा है। तो तभी एकदम परफेक्टली समझ में आएगा। तो ठीक है, आज के लिए अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज का लेक्चर यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। तो अभी अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस है आज के लिए?
आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ। ठीक है, तो आज के हाँ लिए अगर यार। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। हम लोग अभी फ्राइडे को मिलेंगे 2 बजे। फ्राइडे के दिन प्लीज़ टाइम पर आ जाना, आज थोड़ा लेट हो गया था। ओके ठीक है, चलो गुड बाय, सी यू ऑन फ्राइडे। या ओके सर।